हेलो स्टूडेंट्स, अपना 11th एनसीईआरटी और 12th आरबीएससी के अंदर एंजाइम चल रहा था और हम पढ़ रहे थे एंजाइम की क्रियाविधि। देखिए, एंजाइम की क्रियाविधि के दो चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण हमने पढ़ा था क्रियाधार एंजाइम संकुल का निर्माण। ठीक है, कॉम्प्लेक्स निर्माण हमने देख लिया था। एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण किस प्रकार से होता है, जिसमें हमने मोस्टली दो थ्योरी पढ़ी थी, एक ताला चाबी का सिद्धांत और एक प्रेरित आसंजन सिद्धांत। जिसमें ताला चाबी का सिद्धांत एमिल फिशर ने दिया था और प्रेरित आसंजन सिद्धांत है वो कोसलैंड ने दिया था। उन दोनों को हमने समझ लिया था। जो क्रियाविधि का दूसरा चरण है वो होता है हमारे पास में संकीर्ण ऊर्जा में कमी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी में कमी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है और इसमें कमी किस प्रकार से एंजाइम्स किस प्रकार से इसमें कमी करते हैं। देखिएगा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। देखें, सक्रियण ऊर्जा क्या है। किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो क्रिया कारक होता है उसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता, वह न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता जो किसी भी क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। मैं ये कह सकता हूँ, अभिक्रिया में प्रयुक्त वह न्यूनतम ऊर्जा जो सबस्ट्रेट को यानी क्रियाधार को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उसी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, किसी भी सबस्ट्रेट को अभिक्रिया के अंदर प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा काम आती है वही हमारी सक्रियण ऊर्जा होती है। देखिए, एंजाइम की उपस्थिति में मोस्टली सक्रियण ऊर्जा है उसका मान कम होता है। ठीक है, जिसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, हम बात करें अगर एंजाइम की अनुपस्थिति में अभिक्रिया की बात करें, अनुपस्थिति, ठीक है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास में, जैसे ये रिएक्टेंट है, इसमें एंजाइम नहीं है, यानी क्रियाधार है, क्रियाधार, इसको हम S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी इसको प्राप्त नहीं होगी सबस्ट्रेट को, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा या ये अभिक्रिया बहुत धीमी होगी, क्योंकि इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए सबसे पहले इस एनर्जी को प्राप्त करना होता है। लेकिन अगर एंजाइम की उपस्थिति कर दी जाए, ठीक है, एंजाइम की उपस्थिति कर दी जाए तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास में
जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसका मान घट जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर इसमें क्या मिला देंगे हम, एंजाइम। तो एंजाइम का काम होता है इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ताकि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो आसानी से प्रोडक्ट के अंदर बदल जाता है, या अभिक्रिया के अंदर, ये प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज होने के लिए क्रियाशील हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान है वो एंजाइम्स की उपस्थिति में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए, समझने की कोशिश करना, मान लीजिए ये हमारा सबस्ट्रेट है और इसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, इसको एक्टिव करने के लिए, प्रोडक्ट में बदलने के लिए, एक्टिव करने के लिए मान लीजिए 10 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है। मान लीजिए हमारे उस निकाय के अंदर, उस तंत्र के अंदर, उस अभिक्रिया निकाय में 10 जूल ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक्टिव नहीं होगा, या मैं ये कह सकता हूँ वो अभिक्रिया एक्टिव नहीं होगी। तो उस कंडीशन में अगर हमने इसमें थोड़ा सा एंजाइम मिला दिया तो इस ऊर्जा का मान, जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो इस सबस्ट्रेट को चाहिए प्रोडक्ट में बदलने के लिए, उसका मान कम हो जाएगा, ठीक है। उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये 10 जूल पर नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो इस सबस्ट्रेट के साथ में ये जुड़ के और ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, यानी इसकी जो न्यूनतम ऊर्जा है, इसको एक्टिव करने की जो न्यूनतम ऊर्जा है उसको कम कर देगा, ताकि ये 10 जूल एक्टिवेशन एनर्जी पर भी ये सबस्ट्रेट किसके लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए अभिक्रिया को एक्टिव कर देगा, या अभिक्रिया एक्टिव हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास में सेकंड चरण है एंजाइम का क्रियाधार का। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या करता है कि ये सबस्ट्रेट को एक्टिव करता है प्रोडक्ट में बदलने के लिए, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए एक्टिव करने के लिए, उस एनर्जी के मान को कम कर देता है, ताकि कम एक्टिवेशन एनर्जी में भी ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे एंजाइम की जो क्रियाविधि है, ठीक है, वो कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, एंजाइम का नामकरण। देखिए बहुत बार पूछा जाता है, एंजाइम्स नॉमेनक्लेचर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए नामकरण, एंजाइम का नामकरण। सबसे ज़्यादा प्रचलित जो पद्धति है नामकरण की वो है एज अनुलग्न लगाकर। क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट और जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का जो नाम है उसके अंत में क्या लगा दिया जाता है, एज लगाकर, और एंजाइम का नाम किया जाता है। देखिए एक साइंटिस्ट था ड्यूक्लॉस, ड्यूक्लॉक्स, ठीक है। इसने मोस्टली एंजाइम के नामकरण की जो पद्धति है वो दी। इन्होंने कहा कि जो क्रियाधार हैं, क्रियाधार एवं जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया, उनके अंत में एज अनुलग्न लगाकर और उनका नाम, एंजाइम का नाम निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इन्होंने मोस्टली 2 पद्धति दी। नंबर 1, क्रियाधार के आधार पर, ठीक है, और एक दी अभिक्रिया या उत्प्रेरित अभिक्रिया,
उत्प्रेरित, यानी जिस एंजाइम के द्वारा जो अभिक्रिया उत्प्रेरित की जाती है उसके अभिक्रिया के नाम, उत्प्रेरित अभिक्रिया के नाम पर या नाम के आधार पर। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। नंबर 1 हम बात करें, जो सबस्ट्रेट जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो क्रियाधार अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, या कौन सा एंजाइम जिस क्रियाधार को चेंज कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है, उस एंजाइम का नाम उस क्रियाधार के नाम के आधार पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए सुक्रोज है, सुक्रोज, ठीक है, अगर इस पर कार्य करने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम यहाँ पर इस क्रियाधार के आधार पर रखा गया, जैसे सुक्रेज, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में तोड़ने का काम करेगा, फ्रुक्टोज में, ठीक है। इसी प्रकार जैसे माल्टेज है, जो माल्टोज पर कार्य करता है, यानी कौन सा एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर एक्शन करता है उसका नाम उसी क्रियाधार के आधार पर किया जाता है, और उस सबस्ट्रेट के क्रियाधार के अंत में एज जोड़कर उसका नाम लिखा जाता है। जैसे न्यूक्लियेज न्यूक्लिक अम्ल पर काम करेगा, ठीक है। लैक्टेज ठीक है, ये लैक्टोज पर काम करता है, लैक्टोज शर्करा पर काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका नाम लिखा जाता है, किसके आधार पर? क्रियाधार के आधार पर। नंबर 2 हम बात करें, ठीक है, ये डिक्लॉक्स के अनुसार है, उत्प्रेरित अभिक्रिया के नाम के आधार पर। देखिए कौन सा एंजाइम जिस अभिक्रिया को, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रेरित करने वाला जो एंजाइम होगा, ठीक है, इस अभिक्रिया के नाम के आधार पर होगा। जैसे ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अभिक्रिया को जो एंजाइम उत्प्रेरित करेगा उसको इस अभिक्रिया के नाम के आधार पर ऑक्सीडेज रखेंगे, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम एज जोड़ दिया तो ऑक्सीडेज हो गया, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है, कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेज अभिक्रिया हो गई, ठीक है। जैसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, हाइड्रोजनीकरण है, ठीक है। तो हाइड्रोजिलेज, जैसे डिहाइड्रोक्सीकरण है, ठीक है, तो डिहाइड्रोजिलेज, ठीक है। तो ये 2 जो पद्धति हैं ये डिक्लॉक्स ने दी थी मोस्टली नामकरण की। एक क्रियाधार, जिस क्रियाधार पर जिस सबस्ट्रेट पर एक्शन कर रहा है एंजाइम, उसके नाम के आगे एज जोड़कर, और एक जिस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है एंजाइम उसके आगे, उस अभिक्रिया के नाम के आगे एज जोड़कर इसका नामकरण किया जाता है, ठीक है। संयुक्त रूप से भी इन दोनों के क्रियाधार और अभिक्रिया है उसको संयुक्त रूप से भी जो है एंजाइम का नाम दिया जाता है। जैसे कि हम बात करें एल ग्लूमेटिक डिहाइड्रोजिलेज, ठीक है, ये एंजाइम है एक। इसका नाम मोस्टली इस एंजाइम के नाम से ही हमारे को एक सबस्ट्रेट का पता चल जाता है और एक हमारे पास में अभिक्रिया का पता चल जाता है कि किस प्रकार की रिएक्शन
हो रही है या कौन से क्रिया कारक पर या सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है एंजाइम। ठीक है, तो इस नामकरण पद्धति से हम एंजाइम के नाम के आधार पे भी हमारे सबस्ट्रेट को भी पता कर लेते हैं, साथ में हमारी अभिक्रिया है उसको भी पता कर लेते हैं कौन सी अभिक्रिया हो रही है। जैसे देखो इसमें यहाँ पर एल ग्लूमेटिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है ये नाम है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास में सबस्ट्रेट क्या है, यानी क्रियाधार क्या है। इसमें क्रियाधार है एल ग्लूमेटिक अम्ल, ये तो हमारा सबस्ट्रेट हो गया, क्रियाधार हो गया। और अभिक्रिया कौन सी संपन्न हो रही है इसमें, डिहाइड्रोजीकरण। ठीक है, डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इन सब का हमारे पास में पता लगता है। नंबर 4 हम बात करें तो एक इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री की एक संस्था है, उसके द्वारा भी नोमेनक्लेचर किया गया एंजाइम्स का, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, जिसको IUB के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री एक संस्था है, उसके द्वारा भी नोमेनक्लेचर किया गया है। इनका नामकरण, एंजाइम्स का नामकरण किया गया है, जिसके अंदर भी अभिक्रिया कारक और अभिक्रिया का जो नाम है उनको संयुक्त रूप से लिखा जाता है। ठीक है, तो उसके आधार पे भी जो है हमारे पास में जो लंबे और जटिल जो एंजाइम्स के नाम हैं उनको फिर संक्षिप्त में बाद में कोडों के रूप में लिख दिया गया। तो इस प्रकार से जो है हम एंजाइम का नोमेनक्लेचर करते हैं, एंजाइम्स का नामकरण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंजाइम्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, कितने प्रकार के वर्गों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और कौन से वर्ग के एंजाइम्स किस प्रकार के सबस्ट्रेट पर काम करते हैं और किस प्रकार की रिएक्शंस को उत्प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।